तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज नया चैप्टर नंबर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चैप्टर का जो नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्या मतलब होता है शॉर्ट में इसे हम एपी बोलते हैं, ये पहले हम समझ लेते हैं। और इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहां पर एक टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम यहां पर एपी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जिस टर्म को हम पहले डिफाइन कर रहे हैं ये टर्म है सीक्वेंस। सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, तो इसके डेफिनेशन पढ़िए पहले। A sequence is an arrangement of number in a definite pattern or order according to the some rule। तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है नंबर्स का अरेंजमेंट। जैसे मान लो हमें सर्टेन नंबर्स दिए हैं, तो उन नंबर्स का अरेंजमेंट क्या है, वो नंबर किस डेफिनेट रूल से फाइंड किए जा रहे हैं, या वो नंबर किस डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं सीक्वेंस। यानी सीक्वेंस में जो नंबर का अरेंजमेंट होगा, या सीक्वेंस में जो हम कह सकते हैं टर्म्स दे रखी हैं, वो टर्म एक सर्टेन रूल को, एक सर्टेन फॉर्मूले को और एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, जैसे सपोज करो 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो जितनी भी यहां पर टर्म है ये सारी टर्म क्या है, इवन टर्म। और इवन टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n। तो इस वाले केस में जो ये पैटर्न नंबर का फॉलो होगा, ये एक फॉर्मूले से फॉलो होगा जिसका फॉर्मूला है 2 into n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो एक अगर हम पैटर्न को फॉलो करें, जैसे यहां पर 1 है, इसके बाद यहां पर 4 है, फिर ये 9 हो गया, इसके बाद 16 हो गया एंड सो ऑन। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। और वो रूल क्या है, यहां पर जितने भी ये नंबर हैं, ये नंबर सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जिस फॉर्मूले को, जिस रूल को ये अरेंजमेंट फॉलो कर रहा है, ये रूल है n स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें ऑड नंबर दे रखे हैं या ऑड नंबर का अरेंजमेंट दे रखा है, तो उन्हें भी निकालने का एक सर्टेन रूल होगा। तो सीक्वेंस का यही मतलब होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट, टर्म्स का अरेंजमेंट, जिसे फाइंड करा जाता है एक डेफिनेट रूल से, क्योंकि वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं। जैसे मान लो 1/1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो यहां पर जो नंबर्स का अरेंजमेंट है, ये नंबर्स का अरेंजमेंट किस पैटर्न को फॉलो करेगा, यहां पर ये फॉलो कर रहा है 1/n को, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। जब n 1 होगा, इस कंडीशन में फर्स्ट वाली टर्म आ गई 1/1। जब n2 होगा, सेकंड वाली टर्म मिल गई 1/2। जब n3 होगा, थर्ड टर्म मिली 1/3 एंड सो ऑन। तो यही मतलब होता है सीक्वेंस का, अरेंजमेंट ऑफ टर्म, अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलो अ सर्टेन रूल और मेथड और ए फिक्स्ड फॉर्मूला। अब इसे करने के बाद हम आते हैं एपी की डेफिनेशन पे, जिस पे चैप्टर पूरा हमें पढ़ना है। तो एपी की डेफिनेशन क्या है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms is constant. This constant is known as the common difference which is denoted by small d। तो जैसा कि हमने सीक्वेंस में पढ़ा, सीक्वेंस में क्या होगा, जो नंबर का पैटर्न होगा वो किसी को भी फॉलो करेगा, कोई भी रूल उसके लिए हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा n स्क्वायर, 1/n, 2n, 2n+1, 2n-1 एंड सो ऑन। लेकिन सीक्वेंस
जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस एपी तभी कहलाएगी जब ये इस कंडीशन को फॉलो करे। और कंडीशन क्या है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म अगर होंगी तो उन कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। और यहां पर क्योंकि ये डिफरेंस इक्वल है इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसे डिनोट करा जाता है स्मॉल डी से। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक सीक्वेंस हमें यहां पर गिवन है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो जो अरेंजमेंट हमने यहां पर नंबर का लिस्ट करा, इस अरेंजमेंट में अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करें, जैसे 6 माइनस 3 आएगा, 9 माइनस 6 ये भी हमें 3 मिलेगा, 12 माइनस 9 ये भी हमें 3 मिलेगा। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहां पर इक्वल हो जाता है, इसीलिए यही सीक्वेंस कहलाएगी यहां पर एपी। अब ये तो हमने समझ लिया एपी क्या होता है। जो इक्वल डिफरेंस यहां पर आ रहा है, जैसे हमने देखा जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव टर्म का, ये 3 आ रहा है। इसी 3 को कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस और इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, यानी इस वाले केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 3। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यहां पर हमने ये एपी को लिस्ट करा, एपी क्यों है? क्योंकि इस सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल हो गया। तो जो हमने यहां पर एपी को लिस्ट करा इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, आगे भी और भी टर्म होंगी। तो नॉर्मली जो फर्स्ट वाली टर्म होती है इसे हम डिनोट करते हैं ए से। अब जो सेकंड वाली टर्म हमारी है, इस सेकंड वाली टर्म में क्या हुआ? ये 3 और ऐड हो गया क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 3 है। इसका मतलब यह है अगर हमें आगे की टर्म को फाइंड करना है तो हम हर एक टर्म में क्या करें? 3 ऐड करते जाएं। तो अगर हम इस 3 में 3 ऐड करेंगे 6 मिलेगा, 3 ऐड करेंगे 9 एंड सो ऑन। तो हम यहां पर इस एपी के लिए जनरल पैटर्न को लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है इसे हमने ए से डिनोट कर लिया। अब जो यहां पर सेकंड टर्म 6 होगी इसे हमने डिनोट कर लिया a प्लस डी से। जो थर्ड टर्म यहां पर होगी इसे हमने डिनोट कर लिया a प्लस 2d से। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी इसे हमने डिनोट कर लिया a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है और a कहलाती है फर्स्ट टर्म। तो यहां पर a का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म यहां पर है 3। तो अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट करें a की जगह 3, उसके बाद सेकंड टर्म को निकालने के लिए क्या होगा? a प्लस डी मतलब 3 प्लस 3 दैट इज 6। थर्ड टर्म को निकालने के लिए a प्लस 2d, a कितना है 3 और 2d का क्या मतलब हुआ 6 प्लस 3 9। ऐसे ही d अगर यहां पर 3 है तो 9 प्लस 3 दैट इज 12। तो एपी को लिखने का ये एक पैटर्न होता है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और उसके आगे वाली टर्म में क्योंकि डी ऐड होते जाता है तो सेकंड टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा अभी तक जो हमने पढ़ा एपी का मतलब ऐसी सीक्वेंस से होगा जिस सीक्वेंस में दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। यही डिफरेंस कहलाता है कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी से इसे हम डिनोट करते हैं और एपी की जनरल फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं जिसमें ए डिनोट करेगा फर्स्ट टर्म को और डी डिनोट करेगा कॉमन डिफरेंस को। तो यहां तक जितना हमने करा इसमें किसी का है कोई डाउट? ठीक है। तो नॉर्मली जो टर्म है इन टर्म को हम डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट वाली टर्म है ये T1 कहलाएगी, सेकंड वाली जो टर्म है वो T2 कहलाएगी, थर्ड वाली टर्म T3 कहलाएगी एंड सो ऑन। इस टर्म को हम A1, A2, A3 से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गई, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। अब इसके बाद देखिए दो टर्म हम यहां पे समझेंगे। एक टर्म कहलाती है फाइनाइट एपी और एक टर्म कहलाती है इनफाइनाइट एपी। अब इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी का डिफरेंस क्या है ये समझिए।
जब एपी में नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होंगी, मतलब हम कह सकते हैं उन्हें कि वो काउंट हो सकें, काउंटेड हो, तो इस कंडीशन में जो एपी है वो कहलाएगी फाइनाइट एपी। और जिस एपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उस एपी को कहा जाता है इनफाइनाइट एपी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर जो एपी को डिनोट करा, इसका तुम्हें कोई एंड नहीं दिख रहा। एंड सो ऑन का क्या मतलब है, ये आगे तक इसी तरह चलते रहेगा। यानी यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, इनफाइनाइट। यानी यहां पर हम नंबर ऑफ टर्म को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये वाली एपी कहलाएगी एक इनफाइनाइट एपी। तो भैया फाइनाइट एपी क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल यहां पे लिख देते हैं। मान लो अगर हमें टर्म इस तरह से दे रखी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और लास्ट में हमें दे दिया जाए यहां पर 20। तो इसका क्या मतलब है, यहां पर इस तरह से जो ये पैटर्न चलेगा ये केवल 20 तक चलेगा। इट मींस यहां पर हम टर्म को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये वाली एपी कहलाएगी एक फाइनाइट एपी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एपी फाइनाइट है तो उस एपी में हम लास्ट टर्म को निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होंगी तो लास्ट टर्म निकल सकती है। जैसे यहां पे लास्ट टर्म क्या है, 20। और एपी में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी तो लास्ट टर्म को फाइंड नहीं करा जा सकता, क्योंकि उसमें जो टर्म्स हैं वो हैं इनफाइनाइट। तो फाइनाइट एपी के लिए लास्ट टर्म को निकाला जा सकता है और इनफाइनाइट एपी के लिए लास्ट टर्म नहीं निकाली जा सकती। तो ये हमने समझ लिया है डेफिनेशन के साथ सीक्वेंस का अंतर क्या है, और इसके बाद एपी क्या होती है। एपी का मतलब है ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल हो। तो जितना भी हमने ज्ञान, जितनी नॉलेज हमने ले ली है, ये नॉलेज सफिशिएंट है एक्सरसाइज 5.1 को करने के लिए। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी निकाल लें और फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं इन्हें पढ़िए। फर्स्ट पार्ट, पहले बेटा हेडलाइन पढ़नी चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। तो यहां पर कुछ सिचुएशंस हमें दे रखी हैं, बताना है जो यहां पर सिचुएशंस दे रखी हैं इनमें जो नंबर्स हमें मिलेंगे या जो नंबर की लिस्ट हमें मिलेगी ये एपी को फॉर्म करेगी और क्यों करेगी। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, इसमें क्या दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each एडिशनल किलोमीटर। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, फर्स्ट वाले का हम यहां पे सॉल्यूशन समझेंगे। टैक्सी का जो फेयर है ईच किलोमीटर का, when the fare is ₹15 for the first kilometer, क्या मतलब हुआ, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर होगा ये 15 रुपीज होगा एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद का जो हर एक एडिशनल किलोमीटर होगा उसका फेयर कितना हो जाएगा, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो 15 रुपीज है। मतलब यहां पर जो हमें फर्स्ट वाली टर्म मिली, यहां पर जो हमें पहली वाली टर्म मिली, ये पहली वाली टर्म को हम यहां पे T1 से डिनोट करेंगे, और यहां पर जो फर्स्ट वाली टर्म होगी ये क्या डिनोट कर रही है, 15 को, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज है 15 रुपीज। अच्छा, उसके बाद अगर हम बेटा नेक्स्ट वाली टर्म की बात करते हैं तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसके बाद अगर हमने 1 किलोमीटर और ट्रेवल करा तो चार्ज कितना हो जाएगा, 15 रुपीज तो था ही, इसमें कितना और ऐड हो जाएगा, क्लियर और नॉट। यानी सेकंड वाली जो टर्म हमें मिलेगी ये टर्म हमें मिलेगी 23। इसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर आगे और ट्रेवल करते हैं
तो हमें यहां पर थर्ड वाली टर्म मिल जाएगी, और थर्ड वाली टर्म कितनी मिलेगी, 23 के आगे हमने 1 किलोमीटर और ट्रेवल करा, तो एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज बढ़ते जाएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे फोर्थ वाली टर्म को निकालना चाहें या फोर्थ नंबर निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा, इसके बाद अगर हम 1 किलोमीटर और ट्रेवल करें तो हमें कितना और चार्ज पे करना पड़ेगा, 8 रुपीज का पे करना पड़ेगा, यानी कितना आ गया, 39 आ गया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, 4 टर्म को निकाल दिया, बस इतनी टर्म काफी है, आगे भी और टर्म निकल सकती है, लेकिन हमें केवल ये बताना है एपी होगा नहीं होगा, इसके लिए 3-4 टर्म ही निकाली जाती हैं। अब हम पढ़ चुके हैं बेटा कि एपी कब होगा, एपी तभी होगा जब यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहां पर फाइंड करना पड़ेगा T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, उसके बाद हमें यहां पे माइनस करना पड़ेगा थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो, और इसी तरह हमें यहां पे माइनस करना पड़ेगा फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो। नॉर्मली बस हम देख लेंगे अगर ये 3 इक्वल आ गए तो आगे भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो T2 माइनस T1 जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 23 माइनस 15 यानी 8 आएगा। इसी तरह T3 माइनस T2 जब फाइंड करेंगे 31 माइनस 23 क्या होगा, ये भी 8 आएगा। इसे जब हम माइनस करेंगे ये कितना आएगा, ये भी 8 आएगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल हो गया, इसलिए यहां पर जो नंबर का पैटर्न बनेगा ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, एपी को रिप्रेजेंट करेगा। बस इस क्वेश्चन में यही करना था, यही बताना था एपी बन रही है या नहीं बन रही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान लगाते हैं। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका वो देखिए, इस पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी हमें क्या बताना है, अब जो कंडीशन यहां पर बनेगी बेटा, कंडीशन क्या बनेगी इसके लिए क्वेश्चन समझेंगे। सिलेंडर में जितनी भी एयर प्रेजेंट है उस एयर का जो 1/4 होगा ये वैक्यूम पंप एक टाइम में रिमूव कर देता है। तो अमाउंट ऑफ एयर जो सिलेंडर में प्रेजेंट होगी उसके लिए हमें यहां पर फाइंड करना है टर्म्स को। अच्छा, तो हमने क्या करा, हमने मान लिया इनिशियली सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है ये हमने मान ली है x, कुछ भी x यूनिट वगैरह। तो इनिशियली सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है ये हमने मान ली है x। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो यहां पर x होगा ये कौन सी टर्म को डिनोट करेगा बेटा, T1। अब इसके बाद क्या होगा, वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ एयर, मतलब सिलेंडर में जितनी भी एयर रिमेनिंग रह जाती है वैक्यूम पंप उसका 1/4 रिमूव कर देता है। तो सेकंड टर्म कैसे आएगी इसके लिए समझिए, सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट थी अभी वो x थी, वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस एयर का 1/4 रिमूव कर लेगा, यानी वैक्यूम पंप ने कितना रिमूव करा, 1/4 ऑफ x। तो कितनी एयर रह गई भाई, पहले x थी और रिमूव कितनी हुई, x/4, दोनों को क्या करेंगे माइनस। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करा जाएगा, x माइनस 1/4 ऑफ x। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा 3x/4। अब क्या होगा, पहले सिलेंडर में इतनी एयर थी, वैक्यूम पंप ने रिमूव कर ली, उसके बाद इतनी बची। अब वैक्यूम पंप कितनी रिमूव करेगा, इसका भी 1/4, क्योंकि हमें क्या दिया है, सिलेंडर में जितनी भी एयर रिमेनिंग रह जाती है वैक्यूम पंप उसका 1/4 रिमूव करता है। तो अब वैक्यूम पंप कितना रिमूव करेगा, गैस कितनी है 3x/4, रिमूव कितना होगा इसका 1/4, यानी 1/4 ऑफ 3x/4। तो अगर हम यहां पर थर्ड वाली टर्म को फाइंड करें तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी,
अब जो सिलेंडर में एयर थी वो है 3x/4। वैक्यूम पंप ने क्या करा, 1/4 रिमूव कर लिया। किसका 1/4 रिमूव कर लिया, 3x/4 जितनी भी प्रेजेंट थी उसका 1/4। तो इसे बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। 3x/4 3x/16 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनली आप देखेंगे आपको यहां पे मिलेगा 9x/16। एलसीएम लेकर जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तब आपको ये डेटा मिलेगा। मिल गया बेटा। तो हमने यहां पर केवल 3 टर्म निकाली है, आगे की टर्म को हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। कैसे, इसके लिए करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले T2 माइनस T1 को फाइंड कर लो। T2 माइनस T1 का क्या मतलब होगा, 3x/4 माइनस x। कितना आएगा बेटा सॉल्व हो करके, हाँ नहीं माइनस x क्यों आएगा, जब एलसीएम लोग मतलब -x/4 या x/4 भी कह सकते हो क्योंकि इस कंडीशन में ये क्वांटिटी बड़ी है तो इसमें से इसे माइनस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है इससे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे जब T3 माइनस T2 तो आप देखेंगे ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा होगा। माइनस साइन पे ना जाओ, बस ये देखना है x/4 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। कितना आ रहा है ये, 9x/16 माइनस 3x/4 हाउ मच आएगा, -3x/16। ठीक है, तो ये आया x/4 और ये आया -3x/4। इसका क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहां पर इक्वल नहीं हो गया। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर नॉट AP। तो AP तभी बनेगी जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा, और ये डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो किस बात की AP, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं AP तभी बनेगी जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल होगा। आगे बढ़ा जाए बेटा और इसके बाकी के पार्ट्स को कवर करा जाए। तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है देखिए, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट वो देखते हैं। लो बेटा नोट करो। तो बेटा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter। क्या मतलब हुआ इसका, वेल को डिग करने की जो कॉस्ट है वो फर्स्ट मीटर की कितनी है, क्यों बेटा, अरे फर्स्ट मीटर को डिग करने की कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज, और उसके बाद जो कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज होगी हर एक मीटर के लिए, ₹50। सिंपल सा नहीं लग रहा ये वाला, यानी जो फर्स्ट वाली टर्म होगी, ये फर्स्ट वाली टर्म हमें दे रखी है ₹150। जो सेकंड वाली टर्म होगी, ये सेकंड वाली टर्म में क्या होगा, 150 तो रहेगा ही रहेगा। अगर हमने 1 मीटर को और डिग कर दिया तो कितने रुपीस बढ़ गए, 50 रुपीस बढ़ गए, क्योंकि ईच सब्सिक्वेंट मीटर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीस बढ़ते जाएगी। यानी जो सेकंड टर्म आपकी आ गई दैट इज 200।
इसके बाद जब हम थर्ड टर्म को फाइंड करेंगे तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगी, 200 तो आ ही चुका है, इसमें नेक्स्ट मीटर के लिए 50 रुपीज और इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये वाली जो टर्म आपको मिलेगी दैट इज 250, और इसी तरह से फोर्थ वाली टर्म को भी फाइंड कर लीजिएगा। 250 रुपीज के आगे मतलब 51 मीटर हमने और डिग कर लिया तो 50 रुपीज हमें और देने पड़े या इतना बढ़ गए, तो ये हमें मिला है बेटा 300। और बहुत आसानी से देख सकते हैं ना, T2 माइनस T1 जो है दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू T4 माइनस T3, यानी सभी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहां पर इक्वल आ रहा है और यही कहलाती है AP। तो लिख लो बेटा T2 माइनस T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3, और ये सभी किसके इक्वल आ रहे हैं, कांस्टेंट 50 के इक्वल आ रहे हैं, और ऐसे कांस्टेंट को हम बोला करते थे कॉमन डिफरेंस। एक लास्ट पार्ट रह गया, पढ़िए इस पार्ट को। हाँ, जो डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, सभी में जो इक्वल डिफरेंस होगा उसे ही बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है बेटा। फोर्थ वाला पार्ट देखिएगा, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। तो यहां पर जो हमें नंबर्स मिलेंगे या जो हमें टर्म मिलेंगी वो टर्म क्या डिनोट करेंगी, अमाउंट को डिनोट करेंगी। इनिशियली कितना डिपॉजिट किया गया, 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें कितने का है, 8% का है। मतलब जो फर्स्ट वाली टर्म होगी, ये फर्स्ट वाली टर्म कितनी होगी, 10,000। अब अगर हमें बेटा सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8% का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला याद है, P प्लस आई। प्रिंसिपल तो ये हो गया, प्रिंसिपल कितना हो गया यहां पर 10,000। ठीक है, ये क्लियर है। और जब हम यहां पर इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो इंटरेस्ट फाइंड कितना होगा, 8% का इंटरेस्ट किस पे होगा, 10,000 पे होगा। देखो PRT अपॉन 100, यहां पे टाइम कितना है, टाइम कितना है पर एनम, इसका मतलब है T यहां पर हो गया 1, इसलिए नहीं लिखा। इसे सॉल्व कर लो ऐसे ऐसे करके, ये आएगा 800। तो दोनों को ऐड करके आपको सेकंड वाली टर्म मिल जाएगी, कितनी मिलेगी बेटा, 10,800। इसके बाद हम थर्ड वाली टर्म को फाइंड करेंगे। अब थर्ड वाली टर्म कैसे फाइंड होगी, ध्यान रखना, यहां पर हमें दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डिफरेंस होता है, वो ये कि सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट एक जैसा रहता है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज होते रहता है। अब हम इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो इस ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो पहले वाले साल का आएगा, यानी प्रिंसिपल हो गया 10,800। तो नहीं, ये बेटा अमाउंट निकल रही है, तो अमाउंट होती है P प्लस आई, ये तो प्रिंसिपल लिखा। अब इंटरेस्ट निकलेगा तो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, 8% का होगा, तो 8% ऑफ 10,800, ये कैंसिल कर लो। अब बताओ कितना आएगा, तो यहां पर ये आएगा 10,800 प्लस मतलब 864 आ गया। ऐड करके बता दो कितना आ रहा है,
फिर से ऐड करो, हाँ अब सही है, 11664, ठीक है। देखिए बस काफी है बेटा, 3 टर्म काफी हैं, क्योंकि यहां पर लग रहा है एपी नहीं बन रही है। ये देखिए T2 माइनस T1 करके बताओ कितना आएगा। इसके बाद यहां पे T3 माइनस T2 करके भी तुम ही लोग बताओगे। तू का बेटा देखो ऐसा है ना, अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे ही तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज नहीं करा जिसे तुम बोलते थे P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वो मुश्किल पड़ता है। हमने क्या करा यहाँ पर, हर साल प्रिंसिपल को चेंज कर लिया। तो जैसे मैंने बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के एक तरीका ये भी होता है, हर साल प्रिंसिपल को चेंज करते जाओ और टाइम 1 ईयर का ही रहेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 1 ईयर, यहां से लेके यहां तक 1 ईयर। T2 माइनस T1 कितना मिल रहा बेटा, 800। और ये भी बता दो T3 माइनस T2 कितना मिल रहा है, 864। क्या बन रही है एपी, T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, इसीलिए नहीं एपी, मतलब नॉट एपी, एपी नहीं होगी, मतलब क्लियर है। तो ये हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन करा, और ये क्वेश्चन केवल इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए था कि एपी क्या होती है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब पूरी एक्सरसाइज समझिए, बेसिक ही एक तरह से। सेकंड क्वेश्चन में हमें बेटा क्या दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो एक पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में A10 एंड D10, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है। अब हम अगर T1 लिखते हैं तो क्या होगा बेटा, T1 तो तुम्हें मालूम है सीधे सीधे फर्स्ट टर्म A यानी कि 10 हो गई। जब हम T2 निकालेंगे तो T2 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है यार, इस वाली 10 में जितना भी डिफरेंस आया वो ऐड कर लो। अब अगर हमें यहां पर थर्ड टर्म निकालनी है तो 20 के आगे फिर से डिफरेंस ऐड कर लो, और इसी तरह अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो 30 के आगे फिर से 10 ऐड कर लो, आ गई 4 टर्म, है ना, बेसिक है केवल। तो बेटा इसमें पार्ट तो बहुत सारे दिए हैं, मैं समझता हूं 2 पार्ट्स काफी हैं या नहीं। देखो ऐसा है, एपी को निकालने के लिए क्या होता है, डिफरेंस इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा था एपी में अभी डेफिनेशन। तो अगर हमें कंसेक्यूटिव टर्म निकालनी है, डिफरेंस को ऐड करते जाओ। पहली टर्म 10 थी, नेक्स्ट कितनी होगी, ये 10 ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट कितनी होगी, इसमें 10 ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट कितनी होगी, इसमें 10 ऐड हो जाएगा। जी बिल्कुल, बताया था भी तुम्हें पीछे, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। और वैसे भी ऊपर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है इसमें, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, लिखा नहीं लिखा है। अब बताओ बेटा सेकंड जो यहां पर पार्ट है इसे करना चाहिए हमें, ए है -2 और डी दिया है 0। फर्स्ट टर्म ए होती है, मालूम है हमें, तो ये तो आ गई बेटा फर्स्ट टर्म। अब अगर हम यहां पर सेकंड टर्म को निकालेंगे तो इसमें 0 को ऐड करेंगे, -2 ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम यहां पे थर्ड टर्म को निकालते हैं तो फिर से इसमें 0 को ऐड करेंगे, मतलब ये -2 ही चलते रहेगा। तो कहने का मतलब है यहां पर जो नंबर हमें मिले वो क्या मिले, -2 -2। अब बताओ यार ये जो -2 आ गए, हमें 4 टर्म निकालनी थी, फोर्थ वाली भी -2 ही आएगी।
आएगी नहीं आएगी? अच्छा ये बताओ क्या ये एपी है? हाँ बिल्कुल। अरे यार क्वेश्चन पढ़ो, ऊपर क्या दिया है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, का मतलब एपी है ना। और दूसरी बात, दूसरी बात अभी हमने क्या पढ़ा था यार, एपी का मतलब क्या होता है, ऐसी सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल आएगा। अब यहां पे डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, क्या बताओ, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ रहा है, तो फिर तो ये सब में तुमने देखा डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या एपी होगी, यही डेफिनेशन होती है, सबका डिफरेंस कांस्टेंट आए। एक हमें फोर्थ पार्ट और कर लेना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं समझने के लिए, है ना। और एक एक बार तो करना ही है, देखिए एनसीईआरटी को जो आसान क्वेश्चंस हैं वो एक ही बार होते हैं, हर बार नहीं होते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी T1 दैट इज -1। अब जो सेकंड टर्म होगी उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डी ऐड कर लूंगा इसमें, कितना मिलेगा, थर्ड टर्म निकालने के लिए जितनी भी यहां पर सेकंड टर्म आई है फिर से डी ऐड कर दिया जाए। इसके बाद तुम्हें निकालनी है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, थर्ड टर्म में जितना भी डिफरेंस आया फिर से जोड़ दो उसे ना, क्लियर। तो 4 टर्म आ गई, -1 जो भी है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंटर होते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत मजा आ रहा है आसान आसान क्वेश्चन करने में। फर्स्ट पार्ट 3 के बाद है 1, उसके बाद है -1। अब हमें यहां पर बताना है ए क्या होगा और डी क्या होगा, यही दिया, देखिए एनसीईआरटी पढ़िए। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। भाई फर्स्ट टर्म तो सिंपल सी बात है 3 दिख रही है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे T2 - T1 कर लिया, तो T2 - T1 करके कितना आएगा, 1 - 3 माइनस, बस किन्हीं भी दो को माइनस कर दो, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर दो, सब में वही आना है। 2 पार्ट कर लेते हैं बेटा, एक पार्ट तो हमने कर लिया, एक थर्ड पार्ट कैसा रहेगा, इसमें क्या समझना बेटा, देखो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना था, फर्स्ट टर्म तो सीधे सीधे 3 हो गई। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस, वो कैसे निकलता है, T2 - T1, ये T2 है ये T1 है, दोनों को माइनस करो आ जाएगा डी। कैसे आ रहा है बताइए बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहां पर जो है दैट इज 1/3, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा इसे याद रखो, देखो T2 - T1 यानी सॉल्व करके ये मिलेगा 4/3। तो ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, मैं नहीं समझता हमें और ज्यादा मजाक अब करना चाहिए, इसलिए हम 4th क्वेश्चन पे आ जाएं, काफी है ना, बेसिक समझने के लिए, थीम समझने के लिए इतना काफी है। 4th जो क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही है, which of the following are APs if they form an AP, find the common difference and write 3 more term। अब ये बताना है कौन सी यहां पर एपी होंगी, और अगर वो एपी हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालो, और उसके बाद जो है आगे की 3 और टर्म लिखो। तो फर्स्ट पार्ट से ही बेटा स्टार्ट करा जाए।
फर्स्ट पार्ट जो है वो कुछ यूं है 2 4 8 16। फर्स्ट टर्म हो गई है हमारी 2, जिसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं या T1 कह सकते हैं इसे। सेकेंड टर्म जो है दैट इज 4, थर्ड टर्म जो है दैट इज 8। इतना ही काफी है। तो हमने क्या करा, यहां पर निकाल के देखा T2 माइनस T1 और उसके बाद हम T3 माइनस T2 भी निकालेंगे। तो T2 माइनस T1 कितना आएगा बेटा, और T3 माइनस T2 कितना आएगा 4। तो हमने यहां पर देखा और तुमने भी देखा T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। इसका क्या मतलब है, AP नहीं होगी भाई। जब डिफरेंस इक्वल आएगा तभी तो बनेगी ना AP। और अगर ये AP होती तो हमें इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म को निकालना था। अगर AP नहीं बनी तो नहीं निकालना है। तो ये एक पार्ट कर लिया। अब एक बेटा रूट वाला पार्ट कर ले, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलिए फिफ्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। रूट दिख रहा है इसमें, और फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 सो ऑन। तो T1 इज, अब देखिए ये तो सभी को मालूम है T1 T2, इस समय नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो सीधे ही मैं क्या कर रहा हूं, T2 माइनस T1 निकाल रहा हूं, यहां पे लिख देंगे। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कितना आएगा, और इसके बाद हम फाइंड करेंगे T3 माइनस T2। T3 है 3 प्लस 2 रूट 2 और T2 है बेटा माइनस आ गया बाहर, ध्यान रखना ये दोनों के साइन क्या करोगे, ये भी रूट 2 आया। तो यहां पर हमने देखा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये बेटा होगी AP। अब हमें इसके आगे की 3 मोर टर्म निकालनी होंगी। अच्छा यहां पर हमें कितनी टर्म दे रखी, 1 2 3 4, यानी हमें आगे की 3 टर्म निकालनी। कौन कौन सी निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। अब अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 3 प्लस 3 रूट 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, भाई जितना भी कॉमन डिफरेंस आया वही तो ऐड करोगे। तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 रूट 2। अगर मान लो हमें इसके बाद की टर्म निकालनी है, सिक्स्थ वाली टर्म, तो कैसे निकलेगी, 3 प्लस 4 रूट 2 में कितना ऐड करोगे, फिर से रूट 2 ऐड करोगे। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा, 3 प्लस, एक मिनट बेटा, 5 रूट 2। इसके बाद नेक्स्ट वाली टर्म को निकालोगे तो 3 प्लस 5 रूट 2 में हम रूट 2 को और ऐड कर लेंगे, जिसके बाद आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो हमें अगर AP थी तो नेक्स्ट 3 टर्म को निकालना था, जो हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हुए फाइंड कर लिया। क्लियर बेटा। तो इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बेटा एक काम कर लो, देखो पहले यहां पर जो रूट में नंबर दे रखे हैं ना, इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो लाइए पहले, उसके बाद करेंगे सॉल्व। जैसे ये रूट 2 है और रूट 8 कितना होगा, 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसे हम।
रूट 18 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3√2। 32 को कितना लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं। तो T1 इज √2, सेकेंड टर्म इज 2√2, और ऐसे ही यार थर्ड टर्म निकाल लो। डिफरेंस इक्वल आ रहा है बेटा? हाँ देखिए, बहुत क्लियर है, यहीं से देखने पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी स्टेप तो लिखने ही होते हैं ना एग्जाम में। तो T2 माइनस T1 जब हम निकालेंगे ये हमें मिलेगा 2√2 माइनस √2 दैट इज √2। और इसी तरह से जब हम फाइंड करेंगे T3 माइनस T2 तो ये हमें मिलेगा 3√2 माइनस 2√2, यानी आ जाएगा ये भी √2 के इक्वल। तो डिफरेंस यहां पर इक्वल आ रहा है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। डिफरेंस यहां पर इक्वल आ रहा है, इसीलिए यहां पर क्या बनेगी बेटा? अब AP बन गई तो हमें इसके बाद की टर्म भी तो निकालनी है। तो इसके बाद की टर्म कैसे निकलेगी? देखिए, ये कौन से नंबर की टर्म थी? फोर्थ। यानी हमें जो 3 टर्म निकालनी है दैट इज फिफ्थ। फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी? जितने भी ये टर्म है इसमें हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। सॉल्व करके कितना आएगा? ये 5√2। बता सकते हैं बेटा सिक्स्थ वाली टर्म कितनी होगी? 5√2 प्लस √2 6। हाँ मैं वही लिख रहा हूं। और T7 जो होगा दैट इज 7√2। अच्छा एक काम करते हैं यार, क्वेश्चन जो था वो हमें इस फॉर्म में दिया था, वो तो हमने इस फॉर्म में चेंज करा जिससे हम ये सब कैलकुलेट कर पाए। अब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम इस फॉर्म में न ले आए सबको। तो ये जो 5√2 आया इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हाँ 5 को अगर रूट के अंदर ले जाएं तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 25 इंटू 2 दैट इज 50। जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में आंसर लिख दिया। इसे रूट के अंदर ले जाएंगे 36 मिलेगा। 36 इंटू 2 रूट, इसे रूट के अंदर ले जाएंगे 49 इंटू। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में लास्ट में हम आंसर ले आए। ये थोड़ा सही रहता है, तो ये हमने एक पार्ट करा है और देखते हैं कोई ऐसा मिल जाए। एक बेटा ये स्क्वायर वाला जैसा दिख रहा है, मुश्किल तो नहीं है लेकिन कर लेते हैं। चलिए 15th वाला जो पार्ट है ये कर लेते हैं। सब बेसिक है और ये समझ लीजिए केवल एक ही बार हो रही है, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है, चीजें बार बार रिपीट नहीं करी जाती हैं। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। अभी एक मिनट पहले कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो ये तो 1 आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर सॉल्व करोगे 25 ये होगा, 49 ये होगा, 73 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो बताना AP होगा नहीं होगा। इसके लिए ये रही फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 25, थर्ड टर्म इज 49। तो हम कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहां पे निकाल के देख रहे हैं। T2 माइनस T1 कितना आएगा? T3 माइनस T2 आएगा। 49 माइनस 25 ये भी 24 आ रहा है, तो इसे भी चेक करके देख लेते हैं।
ये भी 24 आ रहा है। देखिए सब यहां पर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है यहां पर एपी बनेगी और नेक्स्ट 3 टर्म जो हमें निकालनी है वो हम निकाल देंगे। 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म निकालने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? 73 प्लस 24 कितना आएगा? 90। तीनों टर्म को निकाल के बताओ। 98 नहीं आएगा बेटा जब 24 ऐड। हाँ, अब इसमें 24 ऐड कर लो, नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी 121, फिर 24 ऐड कर लो, बस। तो ये हमने कवर कर लिया है बेटा यहां तक एक्सरसाइज नंबर। तो इसमें जितना भी आज पढ़ा, इसमें मैं नहीं समझता किसी का कोई डाउट होगा। केवल हमने एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर इक्वल होगा तो वो एपी बन रही है, उसी के बेसिस पे हमने इतने क्वेश्चनों को कवर करा। यहां तक है बेटा कोई डाउट? ओके।